नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी बेचैन सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़रा रसोई से सिर निकाल कर इन बच्चों को भी देख लिया करो। सुबह के चाय के समय इन्होंने अचानक मुझे डपटना शुरू किया तो मैं और बच्चे दोनों चौंक पड़े। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। होना क्या? आपको अचानक क्या हो गया? जो बच्चों पर निगाह चली गई, मैंने हंसते हुए कहा। देखो देखो, इस धोखे में मत रहना। मैं बोलता नहीं हूँ तो क्या हुआ? मुझे घर की राय रत्ती खबर रहती है, इन्होंने गंभीरता से कहा। उनके इस गंभीरता के बावजूद हम लोग हंस पड़े। फिर बच्चे तो पापा के जागरूक नज़रों से बचने के लिए पढ़ने की मेज़ों पर चले गए और पापा मानो एक महान कर्तव्य पूरा करने के बाद निश्चिंत होकर अखबार में डूब गए। पर उनके भाग्य में अखबार पढ़ना नहीं था, क्योंकि बच्चों के बाहर जाते ही मेरे चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। सुनिए, मैंने अखबार छीनते हुए कहा। वे अरे अरे कहते रह गए। आखिर हार कर बोले, कहो क्या बात है? आपने रवि को देखा ना, कैसा हो गया है? वही तो मैं कह रहा था, दिन भर चाय पीना और सुनिए भी, मैंने झल्ला कर कहा। वे बेचारे चुप रहे। पता है, 10-12 दिनों से उसका अजीब हाल है। न ज़्यादा बोलता है, न ज़्यादा घूमने जाता है। जो परोस देती हूँ खा लेता है। न नाश्ते की फरमाइश, न खाने की जिद। यह तो बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने कहा। क्या खाक अच्छी बात है? बच्चे बच्चों की तरह रहते हैं तभी अच्छे लगते हैं। पता है, पूरे हफ्ते में उसने एक बार भी रमा से लड़ाई नहीं की। मैंने रुआंसे स्वर में कहा। अरे, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उनके दिन भर झगड़ते रहने से तुम भी परेशान रही थी, इन्होंने समझाया। पर अब लड़ते झगड़ते नहीं हैं तो घर जैसे काटने को दौड़ता है। दिन भर चुपचाप कमरे में घुसा रहता है। बस कॉलेज के बहाने ही घर से बाहर निकलता है। दोस्तों से झगड़ा हो गया होगा। डोंट वरी, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। दोस्त लोग मुझसे पूछ रहे थे। कल ही भाटिया और जैन कह रहे थे, रवि बाहर क्यों नहीं आता? कहीं फीस के पैसे गिरा तो नहीं आया? कहीं नहीं, रसीद लाकर दी है मुझे। कहीं लड़की के चक्कर में? छी, आप भी कमाल करते हैं। अभी इतना सा तो है बेचारा। मैंने गुस्से से कहा। तुम्हारे लिए तो हमेशा इतना सा ही रहेगा। जरा शेव के लिए एक गिलास पानी गर्म कर दो। 7:30 हो चले हैं। और उनके लिए यह विषय वहीं समाप्त हो गया। पर मेरा मन इतने से ही शांत कैसे हो जाता? पिछले पूरा हफ्ता मैंने रवि की चिंता में गुजारा है। इतना बोलने वाला लड़का एकाएक चुप हो जाए तो डर नहीं लगेगा? वैसे तो घर में आते ही वह शुरू हो जाता था। कॉलेज की, दोस्तों की, खेल की, सिनेमा की बातें मम्मी को सुनाए बिना उसे चैन नहीं आता था। अक्सर वे प्रैक्टिकल की या क्रिकेट की मज़ेदार बातें मेरी समझ में भी नहीं आती थी, पर उसे तो सुनाने से मतलब होता था। कई बार तो दोनों भाई बहनों में होड़ सी लग जाती और मुझ बेचारी का बुरा हाल हो जाता। तभी तो उसका यूँ चुप रहना ज़्यादा अखरता था। इन्हें यह सब समझाना बड़ा मुश्किल काम था। बेचारे सुबह 9 बजे जाते तो घर लौटने में 6-7 तक बज जाते। मैं खुद ही कोई बात उन तक नहीं पहुंचाती। इसीलिए सारी चिंता अपने आप झेलकर मैं घबरा उठी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों के बाहर जाते तक सब्र किया। सबके जाते ही मैंने रवि के कमरे की तलाशी लेनी प्रारंभ की। डर रही थी कहीं सचमुच किसी लड़की का चक्कर ना हो। अभी दूसरा साल तो था कॉलेज का। सबसे पहले मैंने ट्रंक टटोला। हमेशा की तरह कपड़े ठूस ठूस कर रखे गए थे, इसी आशा में कि किसी दिन मम्मी ठीक कर देंगी। फिर टेबल की ओर रुख किया। तमाम फैलाव हो रहा था। मैंने एक एक किताब
उसका एक एक पेज देखा, कॉपियाँ उलट पलट कर देखी, दराजों की तलाशी ली। जो कुछ कबाड़ निकला उसमें कुछ तस्वीरें थी। सुनील गावस्कर, अजित वाडेकर, राजेश खन्ना, देवानंद। एक शानदार फोटो लता मंगेशकर की भी थी। कुछ दोस्तों या उनके परिजनों के शादी के कई कार्ड्स थे। कुछ पत्र थे जो सब पढ़कर मुझे सुनाए गए थे। एक फ़ोटो थी उधार ले गई लुंगी कुर्ते में। ढेर का ढेर सामान था, पर ऐसा कुछ ना था जो उसकी उदासी का सुराग दे सके। इतनी देर के मेहनत के बाद मैं निढाल होकर बैठी रही। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैंने सोचा, लाओ अब जमा ही दे। मैंने दोनों दराजों के कागज़ बदले और तस्वीरें, चिट्ठियाँ, कपड़े, कलर, पेंसिल वगैरह तरतीब से रखे मेज पोस्ट पर करीने से जमा दिए। ट्रंक का कागज़ बदलने गई तो देखा नीचे अखबार का एक कटिंग पड़ा है। मैंने सोचा कोई विज्ञापन होगा, क्योंकि पार्ट 1 में अच्छे मार्क्स न आने की वजह से रवि कई बार रेलवे सर्विसेज या नेवी आदि में जाने की बात कह चुका था। कटिंग छोटा सा था। मैंने उलट पुलट कर देखा। एक तरफ किसी भाषण का अंश था, पर कटा होने की वजह से कुछ सिर पैर समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी ओर एक साधारण सा समाचार था। कल एक बालिका घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जाती है। स्कूटर चालक का पता नहीं चल सका। घड़ी ने 3 बजने की सूचना दी और मैंने झटपट काम समेटा। कमरे की सफाई करके रसोई में चली गई। रमा के आने के पहले अगर नाश्ता तैयार नहीं होता तो वह तूफान मचा देती थी। चाय नाश्ता बना ही चुकी थी कि रवि आ गया। उसके लिए दरवाज़ा खोलते ही ठेले वाले पर नज़र पड़ गई। मैंने रवि से पर्स लाने के लिए कहा और मोल भाव करने लग गई। मैं अपनी खरीदारी में व्यस्त थी कि मोटर की तेज़ हॉर्न और ब्रेक के साथ रवि की चीख सुनाई दी। आंख उठाकर देखा तो रमा हाथ नचाती हुई सड़क पार कर रही है। मैंने खींचकर उसे छाती से लगा लिया। मन में दोपहर में पढ़ा हुआ समाचार कौंध गया। हे ईश्वर, मैंने मन ही मन धन्यवाद दिया और पैसे के लिए रवि की तरफ हाथ बढ़ाया। पर्स लिया हुआ उसका हाथ कांप रहा था और चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैं तो हैरान रह गई। खेलते हुए कितने ही जख्मों को सह जाने वाला रवि बहन के लिए कैसा व्याकुल हो उठा था। उसके प्यार पर प्यार आने लगा। लड़ता है तो क्या हुआ, चाहता भी तो कितना है रमा को। लेकिन वो बड़ी देर तक नर्वस बना रहा, नाश्ता भी ठीक से ना कर सका। मुझे कुछ अजीब सा लगा। तो मैं तो रमा की माँ थी, फिर भी एक बार संकट टल जाने के बाद निश्चिंत हो गई थी। और उसे देखो, और उस असमंजस में एक शंका उभरी। अपने मन का संदेह मिटाने के लिए मैंने पुराने अखबारों का गट्ठा निकाला। एक एक को खोल कर देखा। एक अखबार में खिड़की सी बनी हुई थी, ठीक उसी कटिंग के आकार की। पिछले पेज पर प्रधानमंत्री का भाषण था। तारीख देखी 19 सितंबर, अर्थात 11 दिन पहले का अखबार था। याद आया उस दिन इतवार था। रवि पापा का स्कूटर लेकर सिनेमा गया था। उस दिन लौटकर उसने खाना नहीं खाया था। मैंने यही सोच लिया था कि दोस्तों के साथ खा लिया होगा। उस दिन के बाद से ही वह इस तरह खोया खोया रहने लगा था। यह भी याद आया कि बाद में कई दिनों तक वह अखबार को घंटों पढ़ता रहा है। बाजार भाव का पेज तक नहीं छोड़ता। फिर याद आया कि एक दिन सामने वाले चौराहे पर एक बस ठेले वाले से टकरा गई थी। करीब करीब सब लोग अपनी अपनी खिड़की पर जम गए थे। सड़क पर तो काफ़ी भीड़ थी, पर इन सब से बेखबर बना रवि चुपचाप फिजिक्स की किताब में डूबा हुआ था। सारी
बातों को जोड़ बाकी करके जो हाथ में आया वह खुश होने जैसा नहीं था। फिर भी मैं हिम्मत करके रवि के कमरे में गई। खिड़की की छड़ से सिर टिकाए वह चुपचाप बैठा हुआ था। इस तरह अकेले क्यों बैठा हुआ है? चला कैरम खेले, मैंने बोर्ड पलंग पर बिछाते हुए कहा। उसने मना नहीं किया, पर उसका खेल ही बता रहा था कि उसका ध्यान कहीं और है। मैंने तुम्हारा कमरा ठीक किया है आज। क्या कबाड़ खाना बना रखा था? मैंने बात उठाई। ओह थैंक यू मम्मी, उसने धीरे से कहा। ध्यान उसका मेज तरफ अभी भी नहीं गया था। वैसे तो सारी चीज़ें संभाल कर रख दी थी, फिर भी तुम देख लेना, नहीं तो कचरे का डिब्बा ढूंढते फिरोगे। हाँ, ट्रंक के तले कुछ अखबारों के कटिंग्स थे, वे ज़रूर मैंने फेंक दिए हैं। काम के तो नहीं थे ना? मैंने स्वाभाविकता से कहा, पर उसके हाथ स्ट्राइकर पर जमे ही रह गए। चेहरा अजीब सा हो गया, होंठ कांप उठे, पर वह चुप बना रहा। मैंने पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह एक्सीडेंट की बात तुमने मुझसे कही क्यों नहीं बेटा? इतने दिन अपने ऊपर इतना बोझ लिए रहे। मेरा इतना कहना था कि रवि मेरी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा, एकदम बचपन के दिनों की तरह। अच्छा था कि रमा घर में नहीं थी। मैंने उसे रोका नहीं, बस सर पर हाथ फेरती रही। जब वह कुछ शांत हो गया तो उसने कहा, मम्मी मैं दरअसल रुक कर उसे अस्पताल ले जाना चाह रहा था, पर मुझे लोगों से डर लगा। मैं चुप रहा। अक्सर घर के सामने एक्सीडेंट होते समय मैंने देखा था कि लोग घायल की उतनी परवाह नहीं करते, बेचारे ड्राइवर पर ही पील पड़ते हैं। अस्पताल पहुंचते तक कौन किसकी गाड़ी से घायल हुआ है यह जानना कठिन हो जाता है। बाप रे, मेरे बच्चों को ये तमाशबीन पा जाते तो मैं सिहर उठी और मैंने उसे कलेजे से लगा लिया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मन पर जैसे किसी ने एक सील सी रख दी थी और दिमाग में चिंताओं ने जाल बुन लिए थे। लड़का बेचारा इतने दिनों तक यह बोझ कैसे उठा पाया होगा? मेरा तो एक रात में ही बुरा हाल हो गया था। नींद आती नहीं थी अव्वल, और आती थी तो भयानक सपने आते थे। कभी मैं देखती कि सड़क वालों ने रवि को घेर लिया है और उस पर पिल पड़े हैं। कभी लगता लड़की मर चुकी है और रवि कटघरे में खड़ा है। कभी उस अनजान लड़की के स्थान पर रमा ही होती थी। हर सपने के बाद मैं पसीने से सराबोर होकर जाग जाती थी। कई बार मन हुआ कि इनको सारी बात बता दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। वे मुझे डांट डपट कर सुला देते या आधी रात को ही कोई तूफान खड़ा कर देते। मैं चुप रहने में ही खैर समझी। दूसरे दिन दोपहर को मैंने अस्पताल को फ़ोन लगाया। सुनिए, आपके यहाँ 19 तारीख को एक एक्सीडेंट का केस आया था, क्या नाम है? उधर से पूछा। देखिए, छोटी सी लड़की थी, नाम बताइए। फिर वही भावहीन भाषा उभरी, जी नाम तो नहीं मालूम। पर मेरी बात पूरी होने से पहले ही उधर से एक आवाज़ आई, देखिए यहाँ दिन में 20 केस आते हैं, हम नाम पता जाने बिना आपकी मदद नहीं कर सकते। बेहद कोफ्त हुई। नाम ही पता होता तो इन्हें तकलीफ़ क्यों देती? पता नहीं ये इंक्वायरी वाले इतने सख्त और रूखे क्यों होते हैं, चाहे वे रेलवे के हों, डाक खाने के या अस्पताल के हों, कभी ठीक से जवाब नहीं देंगे। रोज़ की तरह रवि 3:30 पर घर आया तो मैंने घर सुपुर्द करते हुए कहा, बेटा ज़रा मार्केट तक जा रही हूँ, तुम नाश्ता कर लेना। रमा आए तो उसे दे देना, अलमारी में रखा है। घर से निकलकर सीधे टैक्सी की और बड़े अस्पताल में दाखिल हुई। 4 से 6 मरीज से मिलने का समय मुझे पता था। इमरजेंसी वार्ड ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने अपनी पहचान छुपाते हुए इस खूबी से अता पता ज्ञात कर लिया कि मुझे अपने ऊपर ही गर्व हुआ। लगा मैं किसी CID ऑफिसर से कम नहीं हूँ।
बेड नंबर 18 रटते हुए मैं स्थान पर पहुंच गई। यूं भी किसी से मिलने जाते हुए बड़ी परेशानी होती है। बिस्तरों पर लेटे हुए सारे मरीज एक से लगते हैं, फिर यहाँ तो एकदम अनजान मरीज के पास जाना था। पर सिस्टर की वजह से बेड ढूंढने में कठिनाई नहीं हुई। बच्ची उस समय अकेली लेटी हुई थी। एक पाँव में प्लास्टर था, माथे पर भी छोटी सी पट्टी थी। हेलो फ्लोरी, मैंने धीरे से कहा। उसने धीरे से करवट बदली। सहज मुस्कान से उसका सांवला चेहरा भर उठा। उस मुस्कान के सहारे मेरा संकोच न जाने कहाँ लोप हो गया। बैठिए ना आंटी, मम्मी अभी आती होंगी, उसने महीन आवाज़ में कहा। बाहर गई हैं? मैंने स्टूल सरकाते हुए पूछा। जी, कैंटीन तक गई हैं। मुझे संकोच हो आया। यहाँ आने से पहले कुछ फल वगैरह ले आती तो अच्छा लगता, पर उस समय तो मन में बराबर डर बना हुआ था कि कहीं मम्मी आ गई और डैडी भी, उसने कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ईसाई दंपत्ति मुझे नमस्कार कर रहे थे। आप फ्लोरी के स्कूल में हैं? मिसेस मिल्टन ने बैठते हुए पूछा। वह क्षण आ गया था जिसके लिए मैं डर रही थी, पर इतनी दूर आ जाने के बाद चुप कर जाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने किसी तरह सारी बात कह सुनाई। पूरे समय एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। सारी बात कह चुकने के बाद मैंने कहा, मुझे पहले पता चल जाता तो मैं शायद पहले ही मिल लेती। खैर, अब भी मैं सारा खर्च उठाने के लिए। ओह नो, फ्लोरी के पिताजी एकदम उठे। आपका बड़प्पन है कि आप यहाँ तक आई हैं। वैसे सारा दोष आपके लड़के का भी नहीं है। बच्चे सड़कों पर इस कदर दौड़ते हैं कि अरे अब तो वह अच्छी भी हो चली है। शुक्र है मालिक का, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। फ्लोरी के मम्मी ने छाती पर क्रॉस बनाते हुए कहा। इस तरह तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने जिद करते हुए कहा। सच बहन जी, आप बेकार परेशान हो रही हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं रही। अगले बुधवार को उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, मिल्टन बोले। आपने उनसे कहा नहीं? उसकी मम्मी बोली। कहा तो बहुत, पर वे लोग कहते हैं रश बहुत है, ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लेना, तब तक वह थोड़ी संभल लेगी। बार बार छुट्टी? इस सीज़न में तो और मिलना मुश्किल है। मैं चुपचाप सुन रही थी। अब उठकर खड़े होते हुए कहा, सुनिए, आप इस जिम्मेदारी को मुझ पर छोड़ दीजिए। फ्लोरी हॉस्पिटल से सीधे हमारे घर जाएगी। नो नो, आप इतना मुझे ना करने देंगी तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। फ्लोरी, चलोगी ना हमारे यहाँ? आपके यहाँ बगीचा है? उसने पूछा। हाँ है, खूब बड़ा सा। आप तो मम्मी की तरह स्कूल नहीं जाती ना, मुझे अकेले डर लगेगा। नहीं, मैं दिन भर घर में ही रहती हूँ। हम लोग ढेर सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, कैरम और लूडो खेलेंगे। ओह, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, कल तुम्हारा रवि भैया तुमसे मिलने आएगा। तुम्हारे लिए क्या लेकर आए बोलो? सी गुड़िया, उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा। उसे प्यार करके संकोच में डूबे उसके माता पिता को नमस्ते करते हुए मैं चल पड़ी। घर लौटी तो साग सब्जी के साथ मेरे हाथ में एक गुड़िया थी। रमा तो देखते ही दौड़ पड़ी। हाय मम्मी, कितनी प्यारी गुड्डी है। मैंने गुड्डी उसे देते हुए कहा। तोड़ना नहीं, फ्लोरी की है। कल तुम और भैया उसे अस्पताल में देखने जाओगे, तब ले जाना। फ्लोरी कौन है मम्मी? तुम्हारी छोटी बहन है और जब तक ठीक नहीं हो जाती अपने यहाँ ही रहेगी। सच मम्मी? फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। पर मम्मी, वो मुझे दीदी तो कहेगी ना? रमा की आंखों में हर्ष और विस्मय दोनों थे। रवि मेरी ओर पीठ किए पड़ रहा था, पर मुझे पता था उसका सारा ध्यान मेरी बातों की ओर है। रमा की बकबक बंद होते ही उसने पुस्तक बंद की और मेरी ओर देखकर बोला। मम्मी, क्या वो
हाँ रे, जिंदा है और अगले बुधवार को अस्पताल से उसे छुट्टी भी मिल रही है। सच मम्मी? और डियर मम्मी कहकर उसने मुझे उठाकर चक्कर घिन्नी की तरह घुमा दिया। बाप रे, मुझे तो चक्कर ही आ गया। पलंग की पाटी पर सिर टिकाकर बैठी रही। कुछ देर बाद देखा सारे कमरे में आलू, प्याज और नींबू बिखरे पड़े थे। रमा उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी और रवि बेड से उछाल रहा था। मम्मी देखो ना, भैया सब्जी फैला रहे हैं। रमा चीख रही थी, नालायकों, जरा देर के लिए चुप भी रह लिया करो। इस तरह नींबू उछाले जाते हैं? पता है 15 पैसे का एक है, मैंने डांट कर कहा। पर मेरी आवाज़ में वह रौब नहीं था। दरअसल मुझे यह सब अच्छा लग रहा था। बड़ी देर बाद रवि थक कर मेरी गोद में लेट गया। बोला, मम्मी तुम नहीं जानती मैं किस कदर बेचैन था। आज कितना हल्का लग रहा है। मुझे पता है बेटा, मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। भगवान से यही प्रार्थना है कि जब भी तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम हो उसका एहसास तुम्हें इसी तरह बेचैन करते रहे। बस यही मेरा आशीर्वाद है। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी बेचैन सुन रहे थे। इसी प्रकार की साहित्यिक कहानियाँ सुनने के लिए कथा मंजरी से जुड़े रहिए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।